Hello and welcome back, dear students. तो आज हम क्या करेंगे? ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका पेपर 6 का क्वेश्चन है। ओके, पेपर 6 जो कि आपका साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर वगैरह का पेपर रहता है इसमें। ओके, तो बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ, क्वेश्चन देखने में आपको काफ़ी इजी लगेगा और आपको भी इजी लग ही रहा होगा। यस और नो? क्यों? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से आप क्या समझते हैं, और दोनों में जो आपका बेसिक है, दोनों का जो मेरिट्स है और डिमेरिट्स है, उसको आपको लिखने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कुछ घुमाया नहीं है और बेसिक है। ये आपका 9th 10th से ही आपको ये सब पढ़ने को मिलता है एनसीईआरटी में, राइट? 9th 12th में पढ़ने को मिल जाता है, ज्योग्राफी में। ओके फाइन। तो अगर ये क्वेश्चन आप सोचो कि अगर 14 जेपीएससी में फिर से रिपीट करता है, थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि 14 जेपीएससी में ये क्वेश्चन अगर रिपीट करता है या तो इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट करता है, तो क्या आप रेडी हो? क्या आप रेडी हो, या वही 9th 10th का बच्चे जैसे लिखोगे अभी भी? तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक 9th 10th का बच्चा भी अगर आप क्वेश्चन को इसको लिखने के लिए बोलेंगे ना, वो काफ़ी अच्छी मतलब एक बेहतर आंसर लिख सकता है। लेकिन एक 9th और 10th में और एक ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी क्या, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो स्टेट का हाईएस्ट पोस्ट है ना? जेपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है और आपको सीईओ, बीडीओ, राइट, डीएसपी, इतने बड़े पोस्ट के लिए लिया जा रहा है ना एग्जाम। तो क्या आपका 9 और 10th बच्चे जैसा आंसर लिखोगे तो आपका काम बन जाएगा? या जो एग्जाम का नीड है सिविल सर्विस एस्पिरेंट का और सिविल सर्वेंट का, उसका जो लिखने का तरीका होगा आंसर में, दोनों में तो काफ़ी डिफरेंस रहना चाहिए और होना भी चाहिए, है ना? तो क्या आप 32 मार्क्स के लिए आपके पास क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, है ना? नहीं तो फिर वही आपका 9th 10th वाले बच्चे भी लिख देंगे इस क्वेश्चन को। तो लिखने से आंसर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या लिख के आ रहे हो, कितना डेप्थ में लिख पा रहे हो, है ना, कितना कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स मल्टी डायमेंशन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, है ना? उस पे आपको निर्भर करता है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको आज बेसिक बता देना चाहता हूँ कि क्या लिखना ना होना चाहिए, मतलब कैसे आप लिखते हो। तो सबसे पहले आप देखो, चलो आज थोड़ा सा वीडियो आज लंबा होगा, है ना? थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख लेते हो आप, है ना, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो ये जो टॉपिक है ना, तो आपको 14 जेपीएससी में अगर आप इसके अलावा भी कुछ नहीं पढ़ के जाओगे तब भी आपसे हैंडल हो जाएगा। सबसे पहले आपका आंसर मल्टी डायमेंशन होना चाहिए, है ना? वो सब बताऊंगा आप इस वीडियो में, मल्टी डायमेंशन कैसे होगा, करंट अफेयर्स कैसे डालोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जीरो लेवल से सबसे पहले, और हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, है ना? इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि एक 9th या 10th का बच्चा, या जो फिलहाल अभी आप समझ रहे हो, है ना, आप जो इंटरलिंक वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैं बताता हूँ हमेशा कि इंटरलिंकिंग को यूज किया कीजिए, टॉपिक्स को, करंट अफेयर्स को ऐड क्या कीजिए, वो नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या आंसर कैसे लिखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले एनर्जी रिसोर्सेस इन इंडिया, है ना? तो क्या हम डायरेक्टली आंसर लिखना शुरू कर देंगे? नहीं, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड के लिए एक पीपीटी कहीं पे बनाया हूँ, यहाँ पे देखो। ये नहीं, इसको प्लस जॉब। तो इंडिया, तो सबसे पहले आप समझ गए क्वेश्चन क्या पूछा है कि कन्वेंशनल एनर्जी, तो क्वेश्चन को फिर से देखो, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले आप देखो, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, ठीक है,
दूसरा कह रहा है कि नॉन कन्वेंशनल, गैर पारंपरिक। इसका मतलब इतना समझ में आ गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, और इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। ना इतना भी शायद आपको पता होगा किसको बोलते हैं रिन्यूएबल, किसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, है ना। उतना भी बेसिक्स में मैं नहीं जाऊंगा, बट इतना समझिए। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, ओके, जो कि ये सॉरी उल्टा बोल दिया यार। कन्वेंशनल पारंपरिक इज नथिंग बट नॉट रिन्यूएबल, ओके, नॉट रिन्यूएबल। और जो आपका नॉन कन्वेंशनल है वो क्या है, रिन्यूएबल है, ओके। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझिए। तो हमको क्यों चाहिए, हम आज जो पूरी दुनिया क्यों क्यों पूरी जो दुनिया है ना, इंक्लूडिंग इंडिया, क्यों हम जा रहे हैं किधर, नॉन कन्वेंशनल की तरफ, मतलब रिन्यूएबल की तरफ। एक तो सबसे पहला कारण देखिए पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन है। और देखिए क्वेश्चन मैंने बताया कि आपका साइंस एंड टेक का है, ठीक है, पेपर 6 में पूछा गया है ना, जेपीएससी का पेपर 6 का क्वेश्चन है। और देखिए मैं ज्योग्राफी से जोड़ रहा हूँ इसको, ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन वाला टॉपिक से। क्यों? क्योंकि जैसे झारखंड बोल रहा हूँ, इंडिया का पॉपुलेशन जो है काफी बढ़ रहा है, ठीक है, 1.4 है ना, और यू कैन से क्लोज टू 1.5 बिलियन है, ओके नाउ। तो इतना पॉपुलेशन के लिए, है ना, जो आपका कन्वेंशनल है, और कन्वेंशनल में क्या क्या आता है वो बताऊंगा। जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वो क्या है, दे आर कन्वेंशनल, मतलब वो एक लिमिटेड है, वो खत्म हो जाएगा। और हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। अब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो हम कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्योंकि वो तो लिमिटेड है, राइट। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। और गवर्नमेंट क्या क्या प्लान कर रही है, तो सबसे पहले आप आते हैं। आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा बेसिक में किस डायरेक्शन पे आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, ओके। तो अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि एनर्जी रिसोर्सेस, जब हम एनर्जी रिसोर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपको नहीं लगता कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है ना, कहाँ कहाँ पड़ती है बेसिकली, है ना। एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा, आपको ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एक मोटा मोटा बात कर रहा हूँ कहाँ देखने को मिलता है। तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले अगर हम देखें तो हम मोटा मोटी कैटेगराइज 3 टाइप का कर सकते हैं, है ना। 3 टाइप का कैटेगराइजेशन, जिसमें से पहला कि हम जो एनर्जी है, ऊर्जा है, तो हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पावर जनरेशन की बात करते हैं, है ना। पावर मतलब जैसे बिजली का उत्पादन करने में, पावर जनरेशन, ओके। पावर जनरेशन करने के बाद सेकंड क्या होता है, ऊर्जा की जरूरत सबसे ज़्यादा। अब सेकंड अगर देखोगे तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट और ग्रोथ इंडस्ट्री में, और डिटेल्स में भी जाएंगे, है ना, धीरे धीरे अभी आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा, एनर्जी का जो मेन यूज है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन किसी भी मीडियम में हो सकता है, ठीक है, चाहे आपका लैंड पे हो, मतलब ट्रेन पे हो, या तो सड़क के माध्यम से हो, है ना, या तो एयर में हो, या तो फिर समुद्र में हो। हर जगह आपको क्या चाहिए, तो अगर जनरल किया जाए तो बेसिकली इंडस्ट्री में, पावर जनरेशन में, और ट्रांसपोर्टेशन में, राइट। ये 3 कैटेगरी होता है आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ओके। तो अगर हम बात कर लें ये मिनरल फ्यूल्स, है ना। अब मिनरल फ्यूल्स किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपको आपको क्वेश्चन पूछा गया था कन्वेंशनल, ओके, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, जो कि आपका नॉन रिन्यूएबल है, ओके, नॉन रिन्यूएबल है। और दूसरा कन्वेंशनल, सॉरी नॉन कन्वेंशनल, बार बार मैं कंफ्यूज कर, नॉन कन्वेंशनल मतलब ये रिन्यूअल हो सकता है, ओके। तो आप बताओ, अभी आपको लग रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पे क्यों आ गया, है ना। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, अभी इतना तो समझते हो ना, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, इस सब को बनने में काफ़ी समय लगा है, राइट, एंड दे आर वेरी लिमिटेड, है ना। अब ये सब क्या है कि धीरे धीरे बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है, और आने वाले कुछ टाइम पे जो भी रिमेनिंग है वो भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। यस नो, क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में,
चाहे कोल ले लो, पेट्रोलियम ले लो, नेचुरल गैस लो, और न्यूक्लियर एनर्जी का मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी का मिनरल्स, फॉर एग्जांपल यूरेनियम की बात कर ले, थोरियम की बात कर ले, यही यही सबसे बनता है न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। यूरेनियम, थोरियम, तो क्या ये सब भी एक तरह से क्या है, ये सब भी तो आपका मिनरल फ्यूल्स ही है। तो क्या यूरेनियम का भी भंडारण, यूरेनियम कहीं पे मिल रहा है, झारखंड में भी जैसे मिलता है जादूगोड़ा में, है ना, जादूगोड़ा, राइट, मिलता है। तो क्या जो मिनरल्स यूरेनियम जादूगोड़ा में मिल रहा है, क्या वो खत्म नहीं होगा? खत्म होगा। तो सारा चीज को हम यहीं पे हम क्या बोल देते हैं इसको, दिस आर कॉल योर कन्वेंशनल, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, राइट। चाहे आपका कोल हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, या तो न्यूक्लियर एनर्जी का मिनरल्स, एग्जांपल थोरियम और यूरेनियम, ठीक है। ये आपका बेसिक हो गया। तो और इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये लिमिटेड है, लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा, और ओवर द टाइम दे विल रन आउट, ओके, इवेंचुअली दे विल रन आउट, मीन्स ये खत्म हो जाएगा। और जिसको हम लोग रिन्यूएबल नहीं कर सकते, नवीनीकरण इसका नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड रिन्यूएबल, सॉरी, कन्वेंशनल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इतना आपको बेसिक लिखना था। नाउ अब आपको क्या लगता है कि जब आप झारखंड से हो, जेपीएससी का एग्जाम लिख रहे हो, और झारखंड का कंटेंट नहीं डालोगे तो कैसे होगा, है ना। और कोल्स का पता है कि इंडिया का जो मेजर कोल का जो बेल्ट है, वो आपको नहीं लगता कि झारखंड, वेस्ट बंगाल का बेल्ट में मिलता है, ठीक है, ओके। और वो भी गोंडवाना कोलफील्ड जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और गोंडवाना कोलफील्ड्स में क्या है, झारखंड आता है, ओके, वेस्ट बंगाल। और झारखंड में भी मोस्टली जो लार्जेस्ट है झरिया, और वेस्ट बंगाल में कहाँ, रानीगंज। तो आपको नहीं लगता है कि सब है छोटा छोटा चीज, लेकिन आपको लिखना चाहिए था। आपने लिखा या नहीं लिखा, या तो इस डायरेक्शन पे सोचे या नहीं सोचे, नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये सब हो गया, ओके। और कोयला का भी, जैसे मैंने आपको बताया कि नेचर एनर्जी रिसोर्स का यूज मैंने बताया तीन चीज, सिमिलरली कोयला का एक एक करके अब उसका सब डिवीजन करो। कोयला का क्या यूज है, मेनली कहाँ पे होता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ओके। थर्मल, यू कैन से थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट के घर क्या मतलब, जिसके पास में वो जान सकते हो, जैसे पतरातू, पतरातू पीटीपीएस, बोकारो में बीटीपीएस, ये सब समझ सकते हो आप, है ना। तो इसका यूज कहाँ पे, उसका मेन सोर्स क्या होता है, कोल, आ गया समझ में। सेकेंडली, इस पावर, थर्मल पावर जनरेशन के अलावा क्या हो सकता है, मतलब थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के अलावा सेकेंड होता है, स्टील को गलाने में भी काम आता है। मतलब जो स्टील कंपनी में क्या होता है कि जब आयरन ओर होता है ना, ओर जो होता है, उसको भी पिघलाने के लिए कोल की जरूरत होती है। तो दो मोटा मोटा हो गया कोल का भी यूज, कहाँ पे, एक आपका थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और सेकंड में इन स्टील इंडस्ट्री, ये हो गया। अब जब हम कोल की बात कर लेते हैं, तो हमको ये नहीं पता कि झारखंड में, या तो जो एरिया है गोंडवाना में, है ना, वो किस टाइप का रॉक से मिलता है, बेसिकली रॉक्स गोंडवाना वाले क्षेत्र में, राइट। उसके बाद कि इंडिया का ओवरऑल, जो इंडिया का कोल प्रोडक्शन होता है, आपको कुछ डेटा भी देने की जरूरत है, कितना होता है। 80% जो कोल का टाइप है ना, आप कोल का टाइप को भी आपको पता होना चाहिए। जो 80% है वो आपका बिटुमिनस है। किस टाइप का है, बिटुमिनस, है ना। बिटुमिनस इज टाइप ऑफ कोल। और ये, और बिटुमिनस किस लिए जाना जाता है, गुड फॉर बर्निंग, मतलब आग जलाने के लिए, ठीक है। आग जलाने के लिए बिटुमिनस कोयला को जाना जाता है। और इंडिया का 80% का जो कोयला का टाइप है वो बिटुमिनस है। क्लियर हो गया। अब यहाँ इतना करने के बाद आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा इसको और, मैंने जैसे बताया कि झरिया क्या है, झरिया इज द लार्जेस्ट, रानीगंज इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया, ओके। और जो बेल्ट में पाया था उसको झारखंड वेस्ट बंगाल बेल्ट रीजन कहा जाता है, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे पाया जाता है ना, जैसे कि मध्य प्रदेश में सिंगरौली करके जगह है, क्या, सिंगरौली। और भी बहुत सारे, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में पाया जाता है ना। तो बट ध्यान रखिएगा, मोटा मोटा मैंने बता दिया है ना, कोयला पे आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, बट मेजर झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, सिंगरौली, ओके, ये सब लिखना था, ओके।
उसके बाद मैंने एक लिखा है कि यहाँ पे टर्सरी कोलफील्ड्स। अब टर्सरी का मतलब होता है कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन पे भी मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, है ना, प्राइमरी को छोड़ के बेसिकली। ओके। और यहाँ पे लिखा हूँ मैं एक ब्राउन कोल। ब्राउन कोल क्या होता है? कोल का जो कलर होता है ब्राउन, जिसको हम लोग लिग्नाइट बोलते हैं। अब ये कहाँ पे मिलता है? अब ये मिलता है जैसे कि हमारा ये इंडिया का मैप है। ओके। तो जितने भी कोस्टल एरिया रीजन है ना, यहाँ पे जो मिलते हैं उस कोयला का टाइप, और या तो क्या होता है नेचर, वो लिग्नाइट टाइप का होता है, ब्राउन कोल होता है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में मिल गया, गुजरात में मिल गया, ठीक है, और पौंडीचेरी में मिलता है। तो ये सब का कोल कैसे मिलता है? ब्राउन कोल मिलता है। ये अपना लिखना था, ठीक है। कोल सिमिलरली पेट्रोलियम भी लिख सकते हो, है ना, पेट्रोलियम भी लिख सकते हो। पेट्रोलियम में लिखूंगा नहीं ना, मतलब फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अब पेट्रोलियम के लिए मैं खाली आपको बता दे रहा हूँ कि पेट्रोलियम को भी लिख सकते हो वैसे ही, नेचुरल गैस को भी लिख सकते हो वैसे ही, जैसे मैंने कोयला का बता दिया। तो पेट्रोलियम के लिए क्या लिख सकते हो? अब पेट्रोलियम में दो तरह का चीज़ें हैं, है ना। एक तो पेट्रोलियम का जो मेन यूज कहाँ पे है, फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पे है, और पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करता है, कौन कंपनी करता है। तो आपको नाम पता होगा, ओएनजीसी करती है ना, ओएनजीसी। पेट्रोलियम की जब बात आती है तो ओएनजीसी इज द मेन सोर्स, आई मीन जो जो इसका काम करते हैं एक्सट्रैक्शन का। और यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रोकार्बन्स, है ना। ये सब पता नहीं आपको अभी पता है कि नहीं, है ना। ये सब क्या है कि पेट्रोलियम क्या है, ये हाइड्रोकार्बन से मिलके बना होता है ना। दैट मीन्स जो आपका फॉसिल फ्यूल्स मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या होता है? हाइड्रो से क्या लग रहा है कि कुछ लिक्विड होगा, है ना, ऐसे तो सोचो, हाइड्रो प्लस कार्बन, है ना, कार्बन। और हाइड्रो का मतलब कुछ लिक्विड होगा, एंड लिक्विड इज नथिंग बट समथिंग कॉल्ड ऑयल, है ना, प्लस कार्बन, है ना, गैस। ठीक है। तो सो हाइड्रोकार्बन से ही मिलके क्या बनता है? पेट्रोलियम बनता है। ओके। और इसका कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। और है ना, और पेट्रोलियम का यूज तो आपको जानते ही है ना। आपको कहाँ पे होता है? आपका ऑटोमोबिल्स, है ना, कार, बाइक, राइट, रेलवे, एयरक्राफ्ट, हर जगह पेट्रोलियम ही होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसका बाय प्रोडक्ट भी निकलता है ना, बाय प्रोडक्ट। अब बाय प्रोडक्ट का यूज कहाँ पे होता है? आपका फर्टिलाइजर पे होता है ना, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक रबर्स, फाइबर्स, लुब्रिकेंट्स, बहुत जगह पे यूज होता है ना। आपको पता है, साबुन बनाने में यूज होता है, राइट, सोप में, मेडिसिन में, बहुत जगह पे होता है। तो आप नेचुरल, आप ये सब नेचुरल मतलब पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का लिख लेना। ओके। आप पता मतलब पाया कहाँ जाता है पेट्रोलियम? मोस्टली आपको पता है कहाँ पे? डिगबोई, आपका नाम सुना होगा, है ना, डिगबोई, जो कि आसाम में है, राइट। फिर आप क्या लिख सकते हो इसके अलावा? और ये भी लिख सकते हो ना, आसाम के अलावा कहाँ पे आता है? बॉम्बे हाई, है, जिसको अब मुंबई हाई बोला जाता है, मुंबई हाई, राइट। ये सब आपको लिखना था। फिर गुजरात में अंकलेश्वर, महसाना, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी। तो और कृष्णा गोदावरी बेसिन, है ना, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी पाया जाता है। ओके। तो मैंने बता दिया जैसे कि कोल का एक्सप्लेन करके कहाँ पे पाया जाता है, किस टाइप का पाया जाता है। सिमिलरली पेट्रोलियम को भी लिखना है, नेचुरल गैस को भी लिखना है, ठीक है। एंड दीज ऑल बिकम, तो लेकिन आपको मैं बताया कि ये जो इसका मिनरल्स है ना, यूरेनियम, थोरियम एंड थोरियम। ओके। ये सब समझ में आ गया? वो भी क्या है, लिमिटेड है, इतना चीज। फिर रिफाइनरीज का भी आपको डिग वही है बता दिया, राइट, ये सब। चलो अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस। मैंने, ये आप लिख लेना है ना, नेचुरल गैस मैंने बताते ना, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का, है ना। इतना तो हो गया हमारा कन्वेंशनल। ओके। ये सब चीज़ देखो, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पेट्रोलियम रिफाइनरीज कहाँ पे मिलते हैं, ये सब भी देख लेना। ओके। फ्यूल्स, बाय प्रोडक्ट्स मैंने बता दिया। ओके। नाउ कमिंग बैक टू नेचुरल गैस, देख लो कहाँ पे पाया जाता है, वेस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट में। तो ये सब खुद से देख लेना आप, है ना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके। अब हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होगा? इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि रिन्यूअल कर सकते हैं, है ना, मतलब ये अनलिमिटेड है। जैसे कि पिछले बार देखे कि दे आर लिमिटेड, और दे विल इवेंचुअली रन अप और रन आउट आफ्टर सम टाइम, है ना, खत्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, बट ये सब खत्म कभी नहीं होगा।
ठीक। और यहाँ पे आपको लगा कि सर वहाँ पे भी न्यूक्लियर एनर्जी था, यहाँ पे भी है, राइट। तो देखो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, तो अगर इसको यहाँ पे मैंने क्यों लिखा कि उसका जो मेन ये है, ये सब क्या है, डायरेक्ट एनर्जी है ना। डायरेक्ट एनर्जी, कोल क्या है, एक एनर्जी है। और न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स, ये किसी और पे डिपेंडेंट है। तो फिलहाल जो डिपेंडेंट है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिखा, ओके। चलो अभी इस बात करते हैं इस पे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जिसमें सबसे पहले सोलर है ना, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एंड बायोमास। एक एक करके देखते हैं। चलो सबसे पहले अब हम बात करते हैं सोलर। और सबसे पहले तो रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है। अब देखो, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब समझते हो आप। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स कितने लोग समझते हो, कितने लोग नहीं समझते हो। अगर आपने फॉसिल फ्यूल्स फॉर एग्जांपल कोल, कोल हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हम डिस्कस किया अभी, नेचुरल गैस, है ना। मतलब ये सब देखो यहाँ पे जो डिस्कस किया ना, इसको हटाओ, है ना। जो कोल क्या है, कोल क्या है, फॉसिल मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, राइट। जीवाश्म ईंधन यही बोलते हैं। तो कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। नेचुरल गैस क्या है ना, फॉसिल फ्यूल्स है, जीवाश्म ईंधन है। और जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, का जो रॉ मटेरियल, ये क्या है बेसिकली, इसको हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है। ये भी क्या है बेसिकली, आपका जीवाश्म ईंधन, राइट। नाउ कमिंग बैक टू रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसा एनर्जी जो उसको हम रिन्यू कर सकते हैं, इसमें से ये सब आ गया। और ये सब इसको क्या बोलते हैं, इको फ्रेंडली, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो कितने लोगों ने ये सब लिखा था, इको फ्रेंडली, ठीक है, इको फ्रेंडली। तो दीज सोर्स आर मोर वाइडली अवेलेबल, ओके। एंड ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता है ना। मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म मतलब कोई हानि एज सच नहीं पहुंचाता है, ओके। इसीलिए हम जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो दिस आर सब, बट इसका जो सेटअप होता है इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई होता है, ये ध्यान, ये ड्रॉबैक है ना। जब आप स्टार्टिंग में ऐसा प्लांट बनाना चाहते हो, है ना, ऊर्जा प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई। ये सब आपको लिखना है, ओके। नाउ बट एक बार हो जाने के बाद, है ना, लॉन्ग रन में ये क्या होता है, आपको चीप पड़ता है। लॉन्ग रन में आपको क्या होता है, सस्ता पड़ता है, ओके। एंड मोर सस्टेनेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये सब आपको लिखना है, ओके। नाउ अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। अब न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी, तो सबसे पहले यूरेनियम के मैंने बताया, थोरियम बताया। और यूरेनियम कहाँ पे मिलता है, अगेन जो सिंगभूम कॉपर बेल्ट है झारखंड में, सिंगभूम, ये तो झारखंड में। ये सब आपको लिखना था ये सब, क्योंकि जेपीएस का एग्जाम था, आपको ये सब पूछा तो आपको झारखंड का कंटेंट डालना था। सिंगभूम कॉपर बेल्ट, ओके, झारखंड। फिर धड़वार में मिलता है ना, राजस्थान में है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल, कुल्लू, 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 ठीक है, ये सब में मिलता है। और कर्नाटका में कहाँ पे, धारवाड़, धारवाड़ रॉक्स, है ना। और राजस्थान में मिलता है ना, अलवर में, उदयपुर, इस, ठीक है। फिर थोरियम, अब थोरियम कहाँ मिलता है, थोरियम, थोरियम आपको मिलता है उड़ीसा, उड़ीसा, ओके। और आपका केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साउथ मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब देखा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की बात किया, तो आपको तुरंत आपको क्या क्या पॉइंट लिखना था कि बार्क के बारे में लिखना था। क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर,
ओके। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है। कब हुआ था? आज़ादी के जस्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ था। एंड बार कब हुआ था? ना स्टार्ट तो बहुत पहले हुआ था, बट इसका रीनेम हुआ था 1967 में। ओके। तो ये सब जब चीज़ लिखते हो ना, तो आपका देखो, मुझे नहीं लगता कि ये सब पॉइंट आपने लिखा होगा, मिस कर दिया होगा, बट है इससे रिलेटेड तो आपको लिखना चाहिए था। फिर जब हम न्यूक्लियर प्लांट की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आपका कहाँ कहाँ पे इसका पावर प्लांट्स है वो भी लिखना था, है ना। ये मुझे लगता है कि आपने सबने लिख दिया होगा, है ना। जैसे कि सबसे पहले तारापुर आपको पता है, महाराष्ट्र, ठीक है, तारापुर। देन आपका कोटा में है, किसको बोलते हैं? राउत भट्टा, है ना, राउत भट्टा, राउत भट्टा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, आपको पता ही है ना, वो केगा वगैरह, ठीक है, वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। काइगा कर्नाटका गुजरात में है ना, काकरापारा और सब कलपक्कम, ये सब सब तमिलनाडु में देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं सोलर एनर्जी पे, ठीक है। सोलर एनर्जी, अब सोलर एनर्जी क्या है? देखो सोलर एनर्जी क्या है, आपका ये सब थोड़ा बहुत आपको पता होगा ना, जो आपका पीवी सेल है, फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है ना, जो कि कन्वर्ट करता है सनलाइट को और सोलर थर्मल एनर्जी को जनरेट करता है ना। ये सब बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि फोटो वोल्टिक सेल कैसे काम करता है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ डेटा देखो आपको देना है। आपको तो एडवांटेज सब पता है ना, ये क्लीन होता है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है लॉन्ग रन में, बट इनिशियल इनिशियल सेटअप पे आपको खर्चा है ना। तो ये क्या होता है कि आपका एक डेटा है कि कहा जाता है कि 7% बेटर है ना, कोल प्लांट से, कोल प्लांट से, और 10% बेटर है आपका न्यूक्लियर प्लांट से। मतलब दोनों से अच्छा कौन है ना, मतलब कोल प्लांट्स और न्यूक्लियर प्लांट से बेटर है सोलर आपका एनर्जी, है ना। तो और कहाँ कहाँ सोलर एनर्जी ज़्यादा पाया जाता है? आपका वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा पाया जाता है। ये आपका ईस्टर्न साइड हो गया, ये आपका वेस्टर्न साइड हो गया, राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो वेस्टर्न वाला साइड है, जिसमें से भी सोलर गुजरात में, क्योंकि आपको पता है ना उधर पानी कम होता है, बारिश कम होता है, डेजर्ट एरिया ज़्यादा है, गुजरात राजस्थान, राइट, राजस्थान। तो गुजरात और राजस्थान में सनलाइट ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्कोप है सोलर एनर्जी का, ठीक। सिमिलरली विंड का भी आप लिख सकते हो, हाइड्रोजन का भी लिख सकते हो, मतलब हाइड्रो थर्मल, जियो थर्मल और बायोमास का, है ना। इतना एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैंने आपको बता दिया कि किस किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, है ना। ये चीज़ हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं जियो थर्मल, अगर अब आप लोग लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब जियो थर्मल कैसे काम करता है ना, अब थोड़ा बहुत जियो थर्मल का बता देता हूँ, ठीक है। जियो थर्मल भूतापीय, है ना, एनर्जी कैसे काम करता है? ये जो अर्थ है, अर्थ का जो इनसाइड से जो टेम्परेचर होता है, हीट निकलता है ना, उससे निकाला जाता है ना। तो ये जितना भी आपका मैग्मा उग्मा कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में पढ़े हो, है ना, जो मोल्टेन रॉक्स, है ना, मोल्टेन रॉक्स, उससे निकलता है, ठीक है। हाई अमाउंट में हीट देता है, जिससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब देखोगे तो एक हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में एक पावर प्लांट लगाया गया है, मणिकर्ण करके, ओके। तो वो जियो थर्मल पावर प्लांट है ना, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, ओके, पावर प्लांट जो कि आपका जियो थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। आप सिमिलरली बायो का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करते हैं, ये सब तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए था, राइट, है ना। तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? अब हम बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स का। इतना तो मुझे लगता है कि आपने सबने लिख लिया होगा, है ना। ओके। रिन्यूएबल में कैसे वर्क करता है सोलर एनर्जी, एडवांटेज क्या है, हाई पोटेंशियल एरिया क्या है, मैंने आपको बता दिया, गुजरात और राजस्थान, है ना। विंड एनर्जी कैसे करता है, ये सब भी आपको बता दिया, ओके। चलो अब हम बात करते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ये कैसे, मतलब
आप ये कर सकते हो, है ना, करंट अफेयर्स को ऐड कर सकते हो। तो चलो आप देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हो। देखो मैंने बताया कि ये क्या है, ये देखो ये करंट अफेयर्स। अब यहाँ से करंट अफेयर्स जितना आपको थ्योरी लिखना था बेसिक लिख दिया। अब करंट अफेयर्स में कैसे डालोगे? एग्जाम्पल देखो, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 1.4 बिलियन है ना। तो अनऑफिशियली बोला जाता है कि 1.5 भी बिलियन हो गया है, ठीक है। इतना बिलियन पीपल के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगी ऑब्वियसली। और ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, है ना, अब क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है? सी लेवल ज़्यादा हो रहा है, हीट वेव्स आ रहा है, मोर साइक्लोन आ रहा है, फ्लड्स, मानसून, लैंडस्लाइड्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है ना। दैट मीन्स हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी, राइट। हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फॉर एग्जांपल कोल माइंस है ना। कोल माइंस को तो हम ज़्यादा और एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे सिमिलरली। और नहीं तो क्या होगा? और आपका लैंडस्लाइड्स होगा, है ना। कोल माइंस को क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट, है ना, लैंडस्लाइड्स होगा, फ्लड इशू का सिचुएशन हो सकता है। तो बहुत सारा था हमको सस्टेनेबल, ये हमारे लिए क्या हो गया है? एक महत्वपूर्ण चीज हो गया है, एसेंशियल चीज हो गया, राइट। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन्वायरमेंट को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो जनसंख्या ज़्यादा हो गया, जनसंख्या ज़्यादा होने से हमारा एनर्जी डिमांड ज़्यादा हो गया, ठीक है। और हम एग्जिस्टिंग जो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो हमको रिन्यूएबल की तरफ मूव होना हमारे लिए एक मैंडेटरी हो गया है, राइट, मैंडेटरी हो गया। अब हम कैसे करेंगे? क्यों क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी जो जनता है, पीपल का, हमको लाइफ लाइफ को भी देखना है, सस्टेन करना है, राइट। और जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सब में कहीं ना कहीं हमारा रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है ना, जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो। तो अब हम कैसे करेंगे? अब हम शिफ्ट टुवर्ड्स इन्वायरमेंट डेटा। अब इन्वायरमेंट डेटा क्या होगा? कि जो कि क्लाइमेट एक्शन, है ना, इनेबल्स करे, है ना, कि क्लाइमेट, जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम स्टॉप करें और मिनिमाइज करें, राइट। तो और साइंटिफिक बेस्ड प्लानिंग करें। अब साइंटिफिक बेस्ड प्लान कैसे करें? हमारा जितना भी पॉलिसी मेकर्स है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी पे सस्टेनेबल तरीके से उसको यूज करें, राइट। अब क्या हो सकता है साइंटिफिक तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि टेक प्लस पॉलिसी प्लस सस्टेनेबिलिटी, मतलब हमारा न्यू गोल गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए? कंबाइनिंग एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि मोर इफेक्टिव गवर्नेंस, मतलब गुड गवर्नेंस। जैसे हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, राइट, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का मतलब समझ रहे हो? तो इस टाइप का चीज़ों को लाने की जरूरत है, राइट। तो गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम्स है ना। तो जैसे कि हमने सोलार के बारे में पढ़ा कि सोलार एक हमारा एक सक्सेस हुआ है। जैसे कि अगर आप देखोगे, आपने सुना होगा नेशनल सोलार मिशन कब लाया था? 2010। ये भी आपको लिखना था यहाँ पे, इस स्कीम के बारे में कब आया और इसका टारगेट क्या है ना। हमने क्या किया, एक सेकंड इसको इरेज करते हैं, है ना। अब हमने क्या किया? अब नेशनल सोलर मिशन के तहत, जो कि 2010 में लाया गया था, इसके तहत हम हमारा टारगेट था कि 20,000 मेगावाट मेगावाट सोलर पावर का टारगेट है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, इसमें काफ़ी लो कॉस्ट एनर्जी मैंने बताया, और ये हमने अचीव कर लिया है ना, 4 साल पहले, 4 साल पहले ही टारगेट को अचीव कर लिया, ओके। ऑलरेडी हमने कितना इंस्टॉल कर लिया है 2024 तक? हमने अभी तक 60,000 प्लस मेगावाट का, 60,000 प्लस मेगावाट का सोलर जो कैपेसिटी है ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो वी हैव डन इट। सिमिलरली हमारे पास क्या है? कुसुम स्कीम। कुसुम आपको पता है, जो एग्रीकल्चर पंप्स है, एग्रीकल्चरल पंप, पंप के लिए स्कीम्स है ना। तो फार्मर के लिए इरिगेशन के लिए दिया जाता है। सिमिलरली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, ये क्या है? ये इंडिया एंड फ्रांस
ने लॉन्च किया था, है ना? कब किया था? 2015 का पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में। पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में। तो ये सोचिए कितना करंट अफेयर्स आपका दे रहा हूँ मैं, है ना? आईएसए, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस आ गया, नेशनल सोलर मिशन आ गया, कुसुम स्कीम्स आ गए, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, है ना? और भी बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप डाल सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि हमारा स्वच्छ भारत मिशन कौन बोल सकता है? यहाँ पे आपको स्वच्छ भारत मिशन भी लिख सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, जिसमें हम क्या बात करते हैं? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ओके, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ओके, तो इसके बाद हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं। ये सब टर्म पता नहीं आपको समझ में आ रहा हो कि नहीं अभी। कार्बन न्यूट्रलिटी, तो ये सब चीज जब तक आप लिखोगे नहीं तो अच्छे मार्क्स की उम्मीद मत करना, ठीक है? ओके, इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक और, ये बात कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा इसको हटाते हैं। हम्म, ओके, चलो एक सेकंड। ओके, एक एक चीज देखना फ्रेंड्स, एक चीज देखो यहाँ पे कि वन नेशन आपने सुना होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है? तो सिमिलरली एक आपको ये नहीं लगता कि वन नेशन, आपने सुना होगा कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन ग्रिड। ग्रिड का मतलब पावर ग्रिड का बात कर रहा हूँ, ओके? पावर ग्रिड। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो ट्रांसमिशन, अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हमको ट्रांसमिशन करना है पावर का, है ना, तो अब हमारा क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और ये आपका अक्रॉस ये होगा, राइट? और सिमिलरली एक चीज और आपको बताना था यहाँ पे, एक सेकंड, एक और डायग्राम था, हाँ ये डायग्राम रहा, ओके। देखो अभी हम झारखंड क्या क्या कर रहा है, देखो ग्रीन एनर्जी की मैंने बात किया अभी, राइट? अब ग्रीन एनर्जी क्या होता है, आई डोंट नो वेदर यू गाइस नो और नॉट। ग्रीन एनर्जी कितने लोग जानते हो ग्रीन एनर्जी के बारे में? ग्रीन एनर्जी कितने लोग जानते हो इसके बारे में, है ना? ग्रीन एनर्जी को आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब ग्रीन एनर्जी क्या होता है, ओके? ग्रीन एनर्जी के बारे में आपको पता नहीं है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब ग्रीन एनर्जी, ओपन एक्सेस रूल, ग्रीन टर्म, हेड मार्केट, ये सब आपको टर्म्स पता होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। अब देखिए क्या, जैसे कि आपको पता है ना कि जैसे कि, चलो ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अभी देखो, ये सब स्कीम मैंने बता दिया आपको, पीएम कुसुम, ये सब स्कीम आपको याद रखना है, ठीक है? आप देख लीजिएगा स्कीम का नाम, इतने सारे स्कीम मैंने आपको बता दिया, कितने सारे करंट अफेयर्स का स्कीम आपको बता दिया कि आपको आपको देना था, राइट? अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 100% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी में अलाउ करके रखा है, ये भी आपको देना है, तभी तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, राइट? एफडीओ, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 100%, ओके? यहाँ तक किसी कोई डाउट होना चाहिए। और मैंने बताया कि जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन होगा, है ना, फॉर एग्जांपल बिहार है, ओके, यहाँ पे झारखंड है, अगर आपका सोलार और विंड एनर्जी, सब में नहीं, इसमें सोलार और विंड एनर्जी का ट्रांसमिशन अगर होना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो आपका क्या होगा? विदाउट एनी चार्ज, ओके? सो सोलार और विंड एनर्जी में आपका चार्ज नहीं लगेगा, ऑलराइट? और मेगा पार्क्स, देखो अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जैसे आपने आईटी पार्क का नाम सुना होगा, है ना? आईटी कंपनी में आईटी पार्क,
सिमिलरली अब रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम चल रहा है। तो ये सब आपको लिखना है कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है, क्या स्कीम्स है, राइट। और और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा था, मैं देखो कहीं पे तो लिखा था। आप पावर जिस जनरेट करते हो तो आपको पता है कि गांव के लिए क्या होना चाहिए, अर्बन के लिए क्या होता है, ये सब मुझे आई डोंट नो कि इस इतना डेप्थ में आप लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं रखोगे तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। किसको पता है कि ये सब चीज़ें भी होता है? कोई बता सकते हो आपको यहाँ पे कि रूरल के लिए क्या है और अर्बन के लिए क्या है? नहीं इतना डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो शायद नहीं होगा, समझ रहे हो। देखो, आपने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में सुने हो? ये क्या करता है? तो नाम से लग रहा है कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम, तो ग्राम मतलब रूरल। अर्बन एरिया के लिए, अर्बन के लिए क्या होगा? ये है आईपीडीएस। आईपीडीएस का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, है ना। आईपीडीएस, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, जो कि शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। ठीक है, एक और स्कीम होता है। अब इसको मैंने शायद यहाँ पे लिखा हूँ, देखो। इस इसको क्या बोलते हैं? तो भाग्य, है ना। SU, है ना। सौभाग्य, सौभाग्य नहीं, सौभाग्य। देखो, ये इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री सभा, है ना, बिजली हर घर योजना। ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं ये सब। अगर मैंने जितना करंट अफेयर्स में बताया, है ना, ये सब अगर आप लिखोगे तो क्या अभी इंडिया का जो पावर डिफिजिट है, कम है, ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या इशू है, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में मैंने आपको बताया, है ना, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन क्या क्या है, कि डेफिजिट पहले कितना, अभी हम इंडिया में जो पावर का खपत है, क्या हम हमारा पावर जितना हमको चाहिए उतना हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या हम सरप्लस है। तो ये सब चीज़ आपको सब कुछ लिखना चाहिए, है ना, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या किस डायरेक्शन पे आपको बताना चाह रहा था, राइट। और क्या क्या आपको सोचने की जरूरत है, राइट। तो जिसको भी 14 जेपीएससी को टारगेट करना है और इस टाइप का कंटेंट डेप्थ में अगर आपको है ना पढ़ना है, तो एक बार इस टाइप का अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो फिर आप अपने हिसाब से कितने भी मार्क्स में पूछे, चाहे 32 मार्क्स में पूछे, 40 मार्क्स में पूछे, तो आपका आंसर आप लिख सकते हो, है ना। और इंटरव्यू कॉल बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर इतना डेप्थ में अगर लिखोगे, पढ़ोगे, तो आएगा। हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते तो है, लेकिन कहाँ पे हम उस कंटेंट को यूज करना है, किस कौन सा क्वेश्चन पे, वो हम नहीं कर पाते हैं, राइट। जिसके कारण से हमारा आंसर ना सही से बन पाता है और ना ही डायनेमिक बन पाता है, राइट। तो जिसको भी करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करके, है ना, मेंस बूस्टर प्रोग्राम, है ना, जिसमें से कि आपको मास्टर द आर्ट ऑफ मेंस हम सिखाएंगे। झारखंड फोकस्ड मेंस का कंटेंट आपको देंगे, है ना, कोई जेनरिक स्टफ नहीं बताएंगे आप। ओके। हमने अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मिनरल्स वाला भी, ये वाला जो क्वेश्चन हम डिस्कस किया, है ना, अभी हमने आपको जिक्र किया, गोंडवाना का जिक्र किया, राइट। गोंडवाना का जिक्र किया, झरिया का जिक्र किया, ठीक है, दामोदर वैली का जिक्र किया, राइट। सेम क्वेश्चन में आपको जादूगोड़ा का जिक्र किया, हाँ, सिंगभूम बेल्ट का जिक्र किया। तो कितना कंटेंट आपको झारखंड का इसी क्वेश्चन में मिल गया। तो जहाँ पे भी स्कोप होगा झारखंड का जिस क्वेश्चन में, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको झारखंड स्पेसिफिक, और हमारा टारगेट है हर पेपर में 135 प्लस का टारगेट है मार्क्स, कि कैसे लाया जा सकता है, और जेपीएससी का इंटरव्यू कॉल कैसे इजीली लाया जा सकता है। और जो कि आपका झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड का बजट का पूरा कवरेज रहेगा। मतलब झारखंड, भले आपका जीएस रहेगा ना चारों पेपर, लेकिन झारखंड का कंटेंट आपको भर भर के देखने को मिलेगा। और ऐसा करने से मुझे नहीं लगता कि आपका मेंस रुकेगा। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।